साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेविस साइंस पर। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। अब आप बोलोगे कि मैम फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, आज जो हम पहले पढ़ेंगे वो है एरिया वेक्टर, क्योंकि इस एरिया वेक्टर का या फिर क्षेत्रफल सदिश का आपके इस पूरे लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो अब क्षेत्रफल क्या होता है। नॉर्मल हमें पता है कि कोई भी आप आयत ले लो या कोई भी आप अपना पृष्ठ ले लो कि कोई भी पृष्ठ आपके समतल में पड़ा हुआ है, ठीक है, समतल में रखा हुआ है। तो इसका हमने मान लिया ये x अक्ष और y अक्ष में इसके निर्देशांक है। ठीक है, ये क्या है x और y अक्ष में इसके निर्देशांक है। अब मैंने मान लिया ये दूरी मेरी क्या मान ली मैंने x मान ली, ये दूरी मैंने मान ली y। ठीक है, या इसको a मान लो या इसको b मान लो, वो कोई मैटर नहीं करता। अब देखो आपको पता है कि इस पर हमें ये याद रखना है कि देखो जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश है तो वेक्टर की फॉर्म में बात करेंगे। हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल या फिर आयत का क्षेत्रफल वो नॉर्मल क्या होता है भुजा की स्क्वायर, ये क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का। और अगर हम आयत की बात करें उसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन अब हम यहाँ पर इसके साथ साथ आई कैप जे कैप और के कैप के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि तभी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये जो इसकी दूरी है ये क्या है एक्स आई कैप, तो मैंने इसको ले लिया एक्स आई कैप प्लस इंटू में मल्टीप्लाई में चौड़ाई क्या मानी मैंने, चौड़ाई है इसकी वाई जे कैप क्या है वाई की दिशा में एकांश दिश। हम 11th क्लास में इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। और आई कैप क्या है एक्स की दिशा में एकांश दिश और के कैप क्या है जेड की दिशा में एकांश दिश। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी वाई जे कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप। क्या आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप। अब यहाँ पर बस यही बात समझने की है कि जो ये आई कैप क्रॉस जे कैप है ये क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी दो सदिश का सदिश गुणनफल करते हैं, क्योंकि हमें तो सदिश राशि चाहिए, सदिश राशि करने के लिए हमें कौन सा गुणनफल करना पड़ेगा सदिश गुणनफल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दोनों का सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल करेंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो अदिश मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो अदिश मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आई कैप क्रॉस जे कैप का मान आपको निकालना है। तो हम पढ़ चुके हैं अपनी 11th क्लास में कि ये देखो इसे हम आई कैप मान रहे हैं, इसे जे कैप मान रहे हैं और यहाँ पर है हमारा कोई के कैप। जब आप आई का क्रॉस जे से करते हो, आई का क्रॉस हम जे से करते हैं, जो हमारी दिशा होती है वो इन दोनों दिशा के लंबवत दिशा में आती है, मतलब के कैप दिशा। जब आप जे क्रॉस के करते हो तो आपको मिलती है आई कैप की दिशा, और जैसे ही आप के क्रॉस आई करते हो तो आपको मिलती है जे कैप की दिशा। मतलब क्या है सदिश गुणनफल की जो दिशा होती है वो हमारे समतल के लंबवत होती है। अगर वो एक्स वाई तल में है तो आपकी दिशा हो जाएगी जेड अक्ष पर, मतलब के कैप की तरफ हो जाएगी। अगर वो एक्स जेड तल में है तो आपकी दिशा जे कैप हो जाएगी, और अगर वो वाई जेड तल में है तो आपकी दिशा किस तरफ हो जाएगी एक्स अक्ष की तरफ हो जाएगी। तो देखो आपने क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ लिया है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मेरा कोई भी तल, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरा डायमेंशनल है, ये मेरा 3D है, एक्स वाई और जेड दिशा है। यहाँ पर मैंने कोई तल अगर यहाँ पर रख लिया है, कौन सी दिशा में रख लिया मैंने एक्स जेड तल में रख लिया है, तो आप बताओ कि इसका क्षेत्रफल सदिश मुझे किस दिशा में मिलेगा। आप बोलोगे मैम इसका क्षेत्रफल सदिश या तो आपको वाई दिशा में ऊपर की तरफ मिलेगा या वाई दिशा में नीचे की तरफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इस प्लेन के क्या है बिल्कुल लंबवत होना चाहिए। या तो वो ऊपर की तरफ जाए प्लस वाई कैप प्लस जे कैप ले लो आप, या फिर आप माइनस का जे कैप ले लो, दोनों ही सही है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में विद्युत फ्लक्स, जो कि अब यहाँ पर बहुत ही अहम किरदार निभाएगा आपके गाउस के नियम में। अब देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी एक समतल
या फिर आप गोला या अपने बोल सकते हैं कि समतल ना होकर वो पूरे 3D में हो या 2D में हो, या तो वो एक समतल पृष्ठ है या रेखीय पृष्ठ है, जैसा भी पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कि उस हमारे समतल फ्लक्स से कोई भी, अगर मैंने मान लिया कि मेरा ये एक समतल फ्लक्स है, इस समतल फ्लक्स में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या फिर बोलो इससे निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, किसी भी एक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो विद्युत फ्लक्स हमारे किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम इस पर डिपेंडिंग से ही बता सकते हैं कि फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, है ना। इसे फॉर्मूले को हम लिखते हैं फाई ई से शो करते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से शो करते हैं। अब देखिए आप इसका मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला का मान क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर अभी निकाल के बता देती हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि जो ये किसी भी समतल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब ज्यादा होगी। जैसे मैंने मान लिया कि मेरा कोई भी ये एक प्लेन है, कोई भी मेरा ये प्लेन है, यहाँ से मेरी ये बल रेखाएं गुजर रही है, लंबवत बल रेखाएं गुजर रही है, ये जो बल रेखाएं हमारी गुजर रही है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बताओ। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड कर रहा है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिपेंड कर रहा है। तीव्रता पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, और जहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वो क्या है, बल रेखाएं पास पास आ जाएंगी, जिस कारण क्या है हमारी इतने छोटे से एरिया से ज्यादा हमारी बल रेखाएं पास कर जाएगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो फाई ई है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ई वेक्टर पर डिपेंड करता है। हमने फर्स्ट चीज पढ़ ली। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ये जो हमारा जो हमने पढ़ा, ये अगर इसको मैं बढ़ा दूं, इसका अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, ये अगर जो हमारा कोई भी हमने जो माना था पृष्ठ, इस पृष्ठ का अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, एरिया बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, हमने देखा कि जितनी बल रेखाएं पहले बाहर रह गई थी वो सारी की सारी इसमें से गुजर रही है। मतलब क्या है, जितना हमारा क्षेत्रफल बड़ा होगा उतनी ही बल रेखाएं वहां से ज्यादा गुजरेंगी, है ना। अब आप खुद आप एक बात सोचो कि छोटा सा मेरा होल है, उसमें से प्रकाश लाइट को फेंक रही हूँ, लाइट को गिर रही हूँ, तो वो वहां से लाइट कम जाएगी, और अगर मैंने इस क्षेत्र को बड़ा कर दिया तो वहां से मेरी लाइट क्या होगी, ज्यादा जाएगी। उसी तरीके से कि अगर हम क्षेत्रफल का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे वहां पर जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्या भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो फाई ई है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्षेत्रफल सदिश पे। अब देखो फाई ई और किस चीज पे डिपेंड करता है, इन दो चीज पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है और एक इस पे डिपेंड करता है हमारा क्षेत्रफल सदिश पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि मैम यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो फाई ई है वो E मल्टीप्लाई बाय A के बराबर है। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश को आप A से भी लो सकते हो, अपनी एनसीईआरटी बुक में उसको S से शो किया हुआ है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, A से भी शो कर सकते हो और S से भी शो कर सकते हो। अब आप बोलो, मैं आपको बोलूंगी कि देखो हमने बोल दिया ठीक है E वेक्टर और A वेक्टर के बराबर है, नॉर्मल सी बात है, सही है, बट यहाँ पर फिर भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। कैसे, ये तो हमारा बिल्कुल प्लेन सरफेस, एक हमारे ऐसे सीधी सरफेस रखी हुई है, उसके लिए तो सही है, लेकिन अगर हमने इस सरफेस को टेढ़ा कर दिया, मतलब अगर ये हमारा क्या है, फ्लक्स है, और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा क्या होगा, इसके लंबवत। अब मैंने वही चीज कर दिया, देखो बस अब मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तिरछा कर दिया। अब मैंने बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो है वो मेरी किस दिशा में जा रही है, तिरछी जा रही है, बट हमें क्या चाहिए, हमें ओनली ऑन चाहिए कि विद्युत जो
जो फ्लक्स है, फ्लक्स में से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का मान चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके घटक बना देंगे। घटक आपको बनाने आती है नॉर्मली। ये देखो कोई भी अगर हमारा ऐसे सदिश है उसके दो घटक बनते हैं, एक इस तरफ बनता है एक इस तरफ। जो एंगल के साथ वाला घटक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा। ये अगर आर मान लिया तो आर कोस थीटा, और जो बिना एंगल के घटक होता है लंबवत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा वाला घटक। तो सेम हमें यहाँ पर भी क्या करने पड़ेंगे, घटक बनाने पड़ेंगे। तो देखो एक तो इसका घटक, इस चीज का लंबवत घटक एक ये बन जाएगा और एक बनेगा ये, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा मेरा ई कोस थीटा, सॉरी ये एंगल के साथ नहीं है ना, एंगल के साथ जो नहीं होता उसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं ई साइन थीटा वाला घटक। और ये वाला जो घटक है वो एंगल के साथ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ई कोस थीटा। अब हमें कौन सी बल रेखाएं चाहिए, हमें बल रेखाएं चाहिए जो इसके लंबवत गुजर रही है। मतलब हमारे यहाँ पर साइन थीटा का कोई भी काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर मुझे कौन सा वाला घटक लेना पड़ेगा, कोस थीटा वाला घटक लेना पड़ेगा। मतलब फाई ई का मान हो जाएगा ए, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि फाई ई का मान हो जाएगा आपका ई ए कोस थीटा, क्योंकि हमने ई की कौन सी वैल्यू ली है, कोस थीटा वाली वैल्यू ली है। यहां से आपका फॉर्मूला बनता है फाई ई का, फ्लक्स का। फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो सदिश गुणनफल में कोस थीटा आए तो उसे हम बोलते हैं डॉट वेक्टर, बिंदु सदिश बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जब इनका हम बिंदु गुणनफल करेंगे, अपने इसका बिंदु क्रॉस गुणनफल करते हैं तो साइन थीटा आता है, लेकिन डॉट गुणनफल करते हैं तो उसे हमारे पता है क्या आता है, कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये चीज आपको समझ आती होगी कि हमारा फाई ई का मान क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पहले आप इस टॉपिक को समझ लो, फिर आपको मैं इसकी लैंग्वेज भी बता दूंगी, ताकि आपकी डिमांड पर इसकी जो इसका अपनी परिभाषा वगैरह वो सब मैं आपको राइट डाउन कर दूंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए नोट्स बनाने में। अब यहाँ पर देखो हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। कंडीशन कौन कौन सी है, एक ये कंडीशन हमने पढ़ा कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। अब हम दो तीन कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं, वो कौन कौन सी है। एक तो हम बात करें कि ये हमारा कोई भी पृष्ठ है और इस पृष्ठ के लंबवत हमारी क्या निकल रही है, बल रेखाएं निकल रही है, बिल्कुल लंबवत। और इसका क्षेत्रफल सदिश पे आपको ऑब्वियसली पता है हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत ही होता है। तो हमारा जो एस है या जो ए है और जो ई वेक्टर है, इनके मध्य का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है। आप बोलोगे मैम फर्स्ट कंडीशन में हमारा एंगल बन रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री बन रहा है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कोस 0। और सभी को पता है 10th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं कि कोस 0 का मान होता है 1। कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा ई ए। फाई ई का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारी बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर आ जाएगी। ये तो थी हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशन नंबर सेकंड के बारे में। जब हमने पढ़ लिया थीटा बराबर 0 डिग्री, अब कंडीशन रखते हैं जब थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बनाओगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल सदिश है उनको ऐसे सेट करोगे जो एक दूसरे के लंबवत बने। हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने हमारा पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ का हमें पता है क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यही तो होगा क्षेत्रफल सदिश। अब यहाँ पर जो ये बल रेखाएं हैं वो हमने इस अकॉर्डिंग गुजार दी, मतलब बिल्कुल तल को चिपकती हुई हमारी बल रेखाएं जा रही है, बिल्कुल तल के इस अकॉर्डिंग हमारी बल रेखाएं गुजर रही है। पहले किस अकॉर्डिंग थी, पहले इस अकॉर्डिंग जा रही थी, लेकिन अब क्या है इस अकॉर्डिंग जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा ई वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितनी डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारा कोई भी घटक नहीं बन रहा, क्योंकि सीधी जा रही है ना, तो ना तो साइन का वाला घटक बन रहा है ना कोस थीटा वाला घटक बन रहा है। लेकिन हमें चाहिए इस दिशा में जाने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, बल रेखाएं तो हमें इस दिशा में चाहिए, तो यहाँ पर नहीं जा रहा, तो आप नॉर्मल सी बात कह सकते हो कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। और अगर हम फॉर्मूले से इसको पढ़ेंगे तो देखो फाई ई बराबर होता है ई ए
कोस थीटा की जगह हम क्या रख लेंगे, कोस 90 डिग्री। अब आपको पता है चूंकि कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 0। समझ आ रही चीजें, टॉपिक जो है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा हमारे लिए। और अब हमारी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या है, जब 180 डिग्री का एंगल बने। अब आप बोलोगे मैम 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब हमारा जो एंगल है वो कितना बने, 180 डिग्री बने, थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए। तो थर्ड कंडीशन है ये। तो यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, जो डायग्राम है उसको देखो कैसे कंसीडर करेंगे। ये हमारा क्या है, पृष्ठ है, पृष्ठ की जो दिशा है वो क्या होगी, इस अकॉर्डिंग इसमें क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस दिशा में आई कैप मान लो x दिशा में जा रहा है, ठीक है, या आप इस दिशा में करोगे तो माइनस का आई कैप आएगा, दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने बोला कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में गति कर रही है, लंबवत गति कर रही है, इस दिशा में लंबवत गति कर रही है। अब देखो इस दिशा में अगर लंबवत गति कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा आई कैप है और जो हमारा ई वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, पूरा का पूरा 180 डिग्री बन रहा है ना। तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 180, तो फाई ई का मान कितना होगा, ई ए कोस 180 डिग्री। अब आपको पता है कि कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का ई ए, फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस का ई ए, ठीक है। देखो अब मैंने इसकी आपको डेफिनेशन लिख दी है, इसको रीड कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मैंने आपको समझा दिया कि हमारा कोई भी पृष्ठ है उससे जो लंबवत हमारी बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है तभी हम इसका अदिश गुणन करते हैं। अगर सदिश होती है, अगर हम उनका सदिश गुणन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, सदिश। लेकिन हम किसी का अदिश गुणन करते हैं, जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, अदिश होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम कैसे हुआ, आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये इसकी बीमा है। अब देखो जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी वो मैंने इसको नोट कर दिया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात करने वाले हैं आवेश वितरण के बारे में। तो आवेश वितरण क्या होता है, जब हम कभी भी किसी एक रेखा को आवेश प्रदान करते हैं, मतलब पतली सी छड़ को प्रदान कर रहे हैं, या हम किसी पृष्ठ को प्रदान कर रहे हैं, या हम किसी गोले को प्रदान कर रहे हैं, तो उस समय उसको जो आवेश प्रदान किया गया, जो आवेश दिया गया, उस कारण उस पर जो घनत्व उत्पन्न हुआ उसे हम आवेश घनत्व बोलते हैं या आवेश वितरण बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। पहला क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण। ये नॉर्मली कभी भी आपके पेपर में नहीं आता है, लेकिन इसका मात्रक वगैरह पूछ लिया जाता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब हमने किसी भी रेखा के अनुदिश आवेश दिया है, रेखा के अनुदिश हमने आवेश दिया है, तो उस कारण किसी बिंदु P पर कोई हमने x दूरी पर एक P पॉइंट लिया है, इस पर कितना हमारा आवेश है, कितना हमारा विद्युत क्षेत्र लग रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, इस पूरे छड़ के कारण इस P पॉइंट पर हमारा कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर Q आवेश है, समान रूप से फैला हुआ है। आवेश वितरण में सतत आवेश वितरण होता है, मतलब जो हमारा आवेश है वो हर एक पॉइंट पर सेम है। अगर यहाँ पर वो आवेश dq है तो यहाँ पर भी वो dq ही होगा। ये सतत आवेश वितरण का मतलब है। अब हम बोल देते हैं, और इसकी छड़ की जो लंबाई है वो क्या है, L है। तो जो रेखीय आवेश वितरण को हम लैम्डा शो करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, ये आवेश है वो कितनी लंबाई के एरिया में दिया है, तो L लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में L। अब अगर हम बात करें कि कोई भी छोटा सा पार्ट है dq के कारण इस P पॉइंट पर कितना हमारा आवेश घनत्व लगेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, या उस पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम dq आवेश की बात करें तो जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगी, dl होगी।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq अपॉन में dl, मतलब dq आवेश पर कितना हमारा आवेश घनत्व लगेगा, तो dq आवेश पर कितना घनत्व लगेगा, लैम्डा इंटू dl। ठीक है, अब हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, kq अपॉन में r स्क्वायर। तो E वेक्टर बराबर क्या होगा, ठीक है, E वेक्टर बराबर होगा आपका k, की जगह क्या आ जाएगा, dq लैम्डा इंटू dl अपॉन में r स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया de, इस सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या फिर है, अब हम बात करें पूरी छड़ पर कितना होगा, तो मैं क्या कर दूंगी, इसका इंटीग्रेशन करूंगी। इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आ जाएगा, लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर k हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। समझ आ गई बात। ये तो हमारा था रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण के बाद हमारा सेकंड टॉपिक होता है आयतन आवेश वितरण या फिर पृष्ठीय आवेश वितरण। पहले आप पृष्ठीय आवेश के बारे में बात कर लो, फिर हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में। तो पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या होता है कि हम कोई भी एक पृष्ठ लेते हैं, उस पृष्ठ में एक समान आवेश होता है और इसके कारण हमें किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये चीज सिर्फ आपको समझने के लिए है, लेकिन आपको इसका मेन क्या याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इसका मात्रक याद करना पड़ेगा। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम पर मीटर। ठीक है, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा से बताओ क्या हो जाएगी आपकी, इसकी हो जाएगी आपकी बीमा A1 T1 L-1 या L-1 A1 T1 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बस आपके पेपर में बस मेन ये चीजें आती है, याद करनी है आपको, और बाकी जो है वो बस आपको समझने के लिए है। अब मैंने बोल दिया कि इसके छोटे से पार्ट dA के कारण इसमें सिग्मा होता है, क्या होता है, Q अपॉन में A, मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण को हम सिग्मा से शो करते हैं और वो क्या होता है, पृष्ठ अपने आवेश अपॉन में जिस पृष्ठ में उस आवेश को वितरित किया गया है। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये हम मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, L-2 A1 T1। ठीक है, बस आपको पेपर में इतनी ही चीज पूछी जाती है, बाकी आप समझ लीजिए इसको कि हमने बोला कि इतने से पार्टीशन के लिए कि इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, कितना होगा, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर हम बात करें dq आवेश क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में dA, क्योंकि इसका क्षेत्रफल dA है और यहाँ पर आवेश कितना होगा, dq। अब हम क्या करेंगे, E वेक्टर का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, kq अपॉन में r स्क्वायर, kq अपॉन में r स्क्वायर, E का मान होता है। अब हम क्या करेंगे, dE का मान निकाल लेंगे, dE का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, k dq अपॉन r स्क्वायर। तो dE का मान कितना आ जाएगा, k सिग्मा इंटू dA अपॉन में r स्क्वायर। अब हमें E का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dE का समाकलन। देखो एक से दूसरा जो है आपस में रिलेट करता है, आपस में सेम है, बस क्या है यहाँ पर हम लंबाई की बात कर रहे थे क्योंकि हम लंबाई के अकॉर्डिंग हमने आवेश दिया था, और यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरे पृष्ठ में आवेश को बांटा है। तो क्या हो जाएगा, k सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। अंदर क्या रह जाएगा आपका, सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर, E वेक्टर का मान। यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आयतनिक आवेश वितरण। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आयतनिक आवेश वितरण के बारे में। आयतनिक आवेश वितरण, अब देखो अब हम क्या करेंगे, किसी भी आयतन के अकॉर्डिंग हम आवेश को बांटेंगे। तो मैंने मान लिया मेरे कोई गोला है, ठीक है, और यहाँ पर समान रूप से जो है मेरा आवेश जो है वो वितरित है, और इससे कारण हमें निकालना है P पॉइंट पर, x दूरी पर है ये P पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, आयतनिक आवेश वितरण का मान ज्ञात करना है। तो सेम चीज आयतनिक आवेश वितरण को हम क्या किससे लिखते हैं, हम लिखते हैं रो से, और इसका मान हमें पता है क्या होगा, आवेश बटा में उसका आयतन, क्योंकि हमने जो आवेश है वो समान रूप से कहाँ पर फैलाया है, उसके आयतन में फैलाया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं dq की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में dv। पहले हम इसके मात्रक और बीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम पर मीटर की
क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। और जो बीमा है इसकी क्या हो जाएगी, बीमा आपकी हो जाएगी L-3A1T1। ठीक है, बस इतना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको समझाने के लिए कि अगर मैं डी क्यू आवेश की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू में या फिर ऐसे बोलते रो इंटू में डीवी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब मुझे अल्पांश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, एक इस छोटे से पार्ट पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, डीई कितना हो जाएगा आपका, के डी क्यू की वैल्यू क्या है आपका, रो इंटू में डीवी अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये तो हमारे किसी एक पार्ट के लिए है। अब मुझे पूरा के पूरे पार्ट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगी, डीई का समाकलन कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर के बाहर आ गया, रो डीवी अपॉन में आर स्क्वायर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आपका जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गाउस का नियम। ठीक है, अब देखो कुछ आरबीएससी के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है कि मैम ये आरबीएससी बोर्ड के लिए है या फिर एनसीईआरटी के लिए है या जो अदर बोर्ड वाले हैं वो हमें पढ़ सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं सभी कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ये जो आपका टॉपिक होता है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होता है और एनसीईआरटी पैटर्न जो है वो आपके ऑल बोर्ड के लिए मान्य है। और आरबीएससी बोर्ड वालों को मैं कह दूं कि आरबीएससी बोर्ड में बस लेसन के नेम चेंज है, बाकी टॉपिक एनसीईआरटी वाले ही होते हैं। जिस अकॉर्डिंग आरबीएससी में जो मैंने आज टॉपिक करवाया है वो सेकंड चैप्टर में है, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो फर्स्ट चैप्टर ही है। तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग आज हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था आरबीएससी के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर।